बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक फड्डा पड़ा हुआ पाकिस्तान में और ये मामला बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। मैं ट्विटर पे गया, उसका टॉप ट्रेंड मैंने देखा, वहाँ पे भी ये सद्दफ़ कमल। मैं ज़्यादा, आपको पता है, शोबिज़ का मुझे आइडिया नहीं होता और मैं इनको नहीं देखता। ड्रामाज वगैरह देखने का भी कई सालों से टाइम नहीं मिलता। मूवीज़ कभी कोई बहुत अच्छी आ जाए तो वो देख लेते हैं, लेकिन वो भी टाइम नहीं मिलता। लास्ट टाइम मैं मूवी देखने गया था बच्चों के साथ। एक वो मूवी थी, वो बच्चों ने मुझे ज़बरदस्ती दिखाई, और वो शिकारियों के ऊपर कोई मूवी थी, बच्चों की कार्टून मूवी थी, वो मैं देखने के लिए गया था। अच्छा, अब ये एक, क्योंकि ये शोबिज़ का मामला था, मैंने पहले इसमें दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन बाद में ये सद्दफ़ कमल का जब ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला तो फिर मैंने इसको देखा कि हुआ क्या। इस खातून ने एक इंटरव्यू दिया ईद के एक प्रोग्राम में ARY पे। ये शहरोज़ सब्ज़वारी इसके शौहर हैं, जो बहुत पुराने एक एक्टर हमारे हुआ करते थे, अभी भी हैं, बहरोज़ सब्ज़वारी, उनके बेटे हैं। और ये उनकी एहलिया हैं सद्दफ़ कमल, ये इनकी दूसरी एहलिया हैं। पहले इनकी शादी हुई थी, ख़त्म हो गई, अब इनकी एक और शादी है। तो इनको बुलाया था ARY ने और वहाँ इंटरव्यू हो रहा था, और एक सवाल के जवाब में इन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बन गई। ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा इस पर बात कर रहे हैं लोग, इसके ख़िलाफ़ भी बोल रहे हैं, इसके हक़ में भी बोल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले तो ये जो स्टेटमेंट था वो क्या था, उन्होंने पूछा फेमिनिज़म क्या है आपकी नज़र में। हुकूक़ निस्वां, औरतों के हुकूक़, एक्चुअली अगर आसान करें तो ये है कि औरतों के हुकूक़ के लिए जो आवाज़ उठाई जाती है वो आपकी नज़र में क्या है। तो ये जो लड़की है सद्दफ़ कमल, इसने जवाब दिया, वो मैं जवाब सुन के वाकई हैरान हो गया। मुझे शोबिज़ का काम है, सारी ज़िंदगी जो है वो बड़ा बोल्ड काम किया है इस खातून ने, क्योंकि नीचे सारे क्लिप्स भी आए हुए हैं। तो मैं वो देखकर हैरान हुआ कि एक ऐसी खातून जो एक ऐसी चमक वाली लाइफ के अंदर रहती हैं, वो इतनी शानदार बात कैसे कर सकती हैं। या उनकी तरबियत करने वालों का बड़ा कोई शानदार इसमें हाथ है, या उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कमाल है, लेकिन क्लैरिटी बहुत है उनके जुमलों में। उन्होंने कहा जी औरत बिल्कुल मजलूम नहीं है, औरत मजबूत है, मैं भी मजबूत हूँ। और ये शहरोज़ सब्ज़वारी के बारे में उन्होंने कहा कि हमारा कल्चर हमारा शौहर है। अब वो कल्चर की जब आप बात करते हैं तो आप अपने मुल्क की बात करते हैं, अपने दीन की बात करते हैं, आपका अपना कल्चर होता है, उसकी बात करते हैं। ओके जी, हमारा कल्चर हमारा शौहर है। मैंने अपने शौहर के जूते भी संभालने और कपड़े भी संभालने हैं। मुझे उसकी चीज़ों का पता होना चाहिए, और कहाँ उसकी चीज़ें हैं ये भी पता होना चाहिए, और उसको कब किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या खाना है, क्या पीना है। मेरा शौहर है, वो मुझे पता होना चाहिए, और मेरे बारे में उसको पता तो होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ, वो मेरा शौहर है, तो मेरा ये हक़ है या उसका ये हक़ है कि मुझे उसकी चीज़ों के बारे में पता हो, और उसको कब क्या खाना है, क्या चाहिए, उसकी चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं, मुझे ये ख्याल रखना चाहिए। फिर उन्होंने कहा मुझे लगता है कि जो फेमिनिज्म आ गया है ये दरअसल लिबरल्स हैं, ज़्यादातर लोग जो आजकल बहुत ज़्यादा लिबरल्स आ गए हैं। और मेरे नज़दीक फेमिनिज्म ये है कि मैं अपने मियाँ का ख्याल रखूँ, यानी हुकूक़ निस्वां या बतौर औरत मेरा सबसे बड़ा हक़ ये है, या मेरे हुकूक़ के अंदर ये शामिल है कि मैं अपने शौहर का ख्याल रखूँ और इसको इज़्ज़त दूँ, और जो मुझसे हो सके वो करूँ जो मुझे सिखाया गया है। ये इस इंटरव्यू में इस खातून ने कहा, जिसके ऊपर फड्डा पड़ गया। मुझे एक वाक़या याद आ गया। अब लोग कह ये रहे हैं कि क्यों जी, क्यों जूते संभालूं, क्यों कपड़े संभालूं, क्या मैं इसलिए आई हूं इस घर में, मैं उसकी नौकरानी नहीं हूं, मैं तो उसकी बीवी हूं, मुझे बराबर के हुकूक चाहिए। अब ये इस तरह की बातें हो रही हैं। लिबरल्स, आपको पता है, फिर वो मौका हाथ से जाने नहीं देते। वो इसके ऊपर बहुत सारे अजीबोगरीब किस्म के वो कार्टून्स बना के, इसके ऊपर बहुत सारा मजाक बना के उसको डाल रहे हैं। दूसरी जानिब लोग बहुत बड़ी तादाद में अप्रिशिएट कर रहे हैं खातून को। वो ये कह रहे हैं कि आपने दिलेरी दिखाई, हम तवक्को नहीं करते थे इस तबके में एक ऐसी खातून मौजूद हैं, ऐसी खवातीन मौजूद हैं जिनकी इतनी क्लैरिटी है और वो इतना खुल के इस बात का इजहार करेंगी बगैर किसी झिझक के। तो बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मुझे आसमा जहांगीर साहिबा का एक वाक़या याद आ गया। मैं रिपोर्टिंग करता था उस दौर में, तो एक मेरे पास डॉक्टर साहब आए। उन्होंने बताया कि फ़लाँ जगह पर एक घर में एक लड़की को जंजीरों के साथ बांध कर रखा हुआ है। तो जब मुझे पता चला तो मैं रिपोर्टर था, मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब जंजीरों के साथ किसने बांधा हुआ है। वो कहते जी उनके घर वालों ने उसको बांध दिया लड़की को। क्यों बांध दिया? उन्होंने उस वक्त मुझे बताया कि वो लड़की पढ़ना चाहती है, तालीम हासिल करना चाहती है। मेरे पास वो काम करती थी क्लिनिक पे, और मैं उसको साथ पढ़ाता भी था और साथ में उसको तालीम भी देता था।
डॉक्टर साहब बहुत बुज़ुर्ग हैं, वो रहते हैं अभी तो उधर फ्रांस में, लेकिन यहाँ पे वो हुआ करते थे। उस वक्त भी उनकी उम्र कोई 70 साल के आसपास थी, 65-70 साल थी उनकी उम्र। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा जी कि मैं बच्ची को पढ़ाता भी था और उसको पढ़ने का बहुत शौक था, मैंने किताबें भी ला कर दी हुई थी, और वो बड़ी लाइक बच्ची है, वो और पढ़ना चाहती थी, मेरे पास काम भी करती थी और ये मेरी हेल्प करती थी। जो डेंटिस्ट का काम है इसमें मैंने उनको काफ़ी कुछ सिखाया हुआ था। तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी तय कर दी किसी आदमी के साथ पैसे लेकर, और उसने इनकार कर दिया, तो उन्होंने उसको घर के अंदर बांधा हुआ है। बेटा, मैंने ये बात सुनी, मैंने पुलिस से रब्ता किया, पुलिस वालों को साथ लिया, और जो डॉक्टर साहब ने बताया वहाँ पे हम चले गए। घर का दरवाज़ा खटखटाया तो वो अंदर भागना दौड़ना शुरू कर दिया लोगों ने। पुलिस वाले अंदर चले गए और जाके उन्होंने उस लड़की को बाजियाब किया, तो वो जंजीरों में बंधी हुई थी, उसकी बहुत बुरी हालत थी लड़की की। वो लड़की को हमने वहाँ से निकाला। निकालने के बाद उसको पहले तो हम डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे ले गए। अब वो ढूंढे पुलिस वाले, उसके बाप को मिले ना, वो चाबी वो साथ ले गया था, वो ताला खुले ना उसकी जंजीर का, चारपाई को तोड़ के उन्होंने उस लड़की को निकाला था। जंजीरें उसके साथ लगी हुई थी, पैर के साथ बांधी हुई थी उसके, और एक हाथ के साथ। अब वो बेचारी लड़की परेशान, और उसको लेके हम घूम रहे हैं। पहले डॉक्टर साहब के पास चले गए, वहाँ पे जाके बताया, पुलिस वालों ने कहा जी कि हमें एक कानूनी कार्रवाई करनी है। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया, मैंने कहा यार आप इसको पुलिस स्टेशन ना ले जाएं, बच्ची है वो डर जाएगी, तो इधर डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे आप ले जाएं, वहाँ जाके बैठ के बात कर लें, पुलिस को आप बुला लें। बहरहाल पुलिस वाले आ गई, तो मुझे कुछ और समझ नहीं आया, तो मैंने आसमा जहांगीर साहिबा से रब्ता किया, क्योंकि उनके पास एक इदारा था, वहाँ पर इस तरह की बच्चियाँ जो है उनको रखा जा सकता था। तो इन शॉर्ट ये कि वो बच्ची को लेकर मैं उनके पास चला गया। पुलिस ने उसकी हथकड़ियाँ खोल दी, उसके बाप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। बाद में मुझे आसमा जहांगीर साहबा ने कहा मेरी जिम्मेदारी है, मैं देख लेती हूँ मामला, और इंशाल्लाह इसके बाप को बुलाकर समझाएंगे भी, और कोशिश करेंगे कि वो इसको बच्ची को पढ़ाए और इसके बाप की को माली मदद भी करेंगे। बहरहाल ये एक माशरती अलमिया था। लेकिन उस दिन आसमा जहांगीर साहबा ने बातों बातों में मुझे 2-3 जुमले बोले, वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। उन्होंने कहा इमरान बेटा, हमारे यहाँ पे बिला वजह औरतें इस बात को इशू बनाती हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मैंने पूरी दुनिया देखी है, ये आसमा जहांगीर साहिबा मुझे कह रही हैं। मैं कई मुल्कों में गई हूँ, जितनी मज़ेदार और खुशगवार ज़िंदगी औरत की पाकिस्तान में है, बाहर की औरतें उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वहाँ औरतों को कमाना पड़ता है, वहाँ औरतों को ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है, वहाँ औरतों को तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है, वहाँ औरतों को अपने आप को एक्सपोज करना पड़ता है, वहाँ अगर कोई चीज़ उनको हासिल करनी है तो उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ सिर्फ मुंह से कहना पड़ता है, पहले बाप ला कर देता है, फिर भाई बड़ा हो जाता है वो ला कर देता है, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, फिर शादी करके शौहर के घर में चली जाती है, उसको कहती है वो ला कर देता है। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर औरतें, ये उसने ज़्यादातर औरतें, मुझे आसमा जहांगीर साहबा ने कहा था, मरहुमा ने, ये नहीं कहा कि सब औरतें, लेकिन उनका पाकिस्तान में 90% से ज़्यादा औरतें जो हैं वो खुशगवार ज़िंदगी गुजारती हैं, क्योंकि वो अपने बाप की, अपने भाई की, अपने शौहर की कमाई के ऊपर हर चीज़ हासिल करती हैं जो उनको चाहिए। उनको उसके लिए खुद जाके कोई तकोदा नहीं करनी पड़ती, बाहर एक रेस लगी हुई है। यूरोप में औरत की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, अमेरिका में औरत की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, यहाँ पाकिस्तान में बड़े सगीर में बड़ी आसान है। हमारी बच्चियाँ इस बात को समझती नहीं हैं। ये मुझे आसमा जहांगीर साहबा ने कहा था। अब आ जाए आप हकूक़ निस्वा की तरफ। एक्चुअली ये फेमिनिज्म है क्या? अब ये एक खातून ने बात की, उसके ऊपर रोला पड़ गया है, तो ज़रा इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। ये जो शोर मचा है, इसके अलावा कुछ और शोर भी मच रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या क्या कर रहे हैं। जो लिबरल्स एक्चुअली कौन है, ये क्या कर रहे हैं, इसका मैं आपको बता दूँ कि हुकूक निस्वा एक्चुअली है क्या। देखें, औरतों को क्या देना होता है आपने, एक जायदाद में उनको हिस्सा दिया जाए, जो पहली चीज़ मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उनको इज्जत और एहतराम दिया जाए। तीसरा, नाइंसाफ़ियों का तदारुक किया जाए, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। चौथा, उनको हरास ना किया जाए, खौफजदा ना किया जाए, जिनसी लिहाज से भी और ज़हनी लिहाज से भी उनको हरास ना किया जाए, हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। पांचवा, उनको रोज़गार के मौके दिए जाएं। छठा, उनको तालीम के मौके दिए जाएं। यही वो चीज़ें हैं ना जो औरतों के हुकूक में आती हैं। तो उनको तालीम दी जाए, उनको रोज़गार दिया जाए, अगर वो बाहर निकले काम करने के लिए उनको हरास ना किया जाए, जिनसी लिहाज से भी ज़हनी लिहाज से भी उनको इज्जत और एहतराम दिया जाए। और जब जायदाद की तकसीम का मामला है तो उनको उनका हिस्सा दिया जाए जायदाद के अंदर। ये जो 6 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, ये वो 6 चीज़ें हैं जिनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। ये वो दौर था जहालत का, जब औरतों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। उस दौर में हकूक़ निस्वा के लिए, औरत के हक के लिए जो पहली आवाज़ उठाई थी वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई थी।
औरत को हक लेकर दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये इतनी मुकद्दस लड़ाई है फेमिनिज्म की, हकूक़ निस्वा की लड़ाई, इतनी मुकद्दस लड़ाई है कि इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया था। लेकिन लिबरल्स वो ये लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो ये बात नहीं कर रही। ये तो कुरान पाक में लिखा हुआ है, ये तो अल्लाह ताला ने कहा हुआ है, अहादीस के अंदर इसका तज़किरा है कि ये हुकूक आपने औरत को देने हैं, और ये तो औरत को दिए जाते हैं। लेकिन वो क्या मांगते हैं, देखिए वो क्या मांगते हैं, वो मांगते हैं बेहयाई का एनओसी मांगते हैं। मर्द की बराबरी के नाम के ऊपर एक बेहयाई का एनओसी मांगते हैं कि हमें इजाजत दे दी जाए, जितनी मर्जी बेहयाई करें, हमें रोकने वाला कोई ना हो। ये मांगते हैं लिबरल्स। ये पाकिस्तान की औरत की डिमांड नहीं है, याद रखिएगा, बहुत थोड़े से लोग हैं आटे में नमक के बराबर। ये वो मांगते हैं बेहयाई का एनओसी, वो मांगते हैं मेरा जिस्म और मेरी मर्जी। अब जरा मैं खुल के बता दूं तो मेरा जिस्म और मेरी मर्जी के दो मतलब हैं, दो मतलब है। जब आप इनसे सख्ती से पूछे या आप इनसे पूछे कि बताओ इसका क्या मतलब है, तो ये कहेंगे कि मेरे जिस्म को कोई मेरी मर्जी के बगैर छुए ना। ये वाली डेफिनेशन में आ जाएंगे। मेरा जिस्म है ना, मेरी मर्जी के बगैर कोई ना छुए, इससे मैं भी इत्तफाक करता हूं कि कोई किसी औरत को हरास ना करे, उसको कोई टच भी ना करे, ये बिल्कुल ठीक है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरे जिस्म को कोई ना छुए, ये ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये करते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं अपने जिस्म को जहां मर्जी इस्तेमाल करूं, यानी मैं जिसको इजाजत दूंगा छू ले। ये गलत है, ये गलत है। मेरा ये अल्लाह ताला का दिया हुआ जिस्म है, उसके कवानीन के मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है। ये अल्लाह ताला ने आपको दिया ना, मालिक की मेहरबानी है, उसने हमें ऐसा बनाया। अगर किसी को खूबसूरत बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को जैसा भी बनाया, सेहत दी, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। तो ये एक कुछ ज़ाब्ते हैं इस मुल्क के, जहां हम रहते हैं, यहां का एक कल्चर है, यहां के कुछ ज़ाब्ते हैं, आप उनसे भाग नहीं सकते। आपके दीन की कुछ तकाजे हैं, आप उनसे भाग नहीं सकते। इस खित्ते का कोई कल्चर है, आप उससे भाग नहीं सकते। यानी मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालों ने अभी इस्लामाबाद में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के नीचे उन्होंने अजीब आधे कपड़े पहन के, एक लड़की ने और लड़के ने, वो लड़के ने भी औरतों वाले कपड़े पहने हुए थे और अजीब किस्म का मेकअप करके और नीम उड़िया किस्म का वहां पे उन्होंने फोटोशूट करवा लिया। अब पुलिस उनको ढूंढती फिर रही है, किस जुर्म में उनको अंदर करेंगे? एक्चुअली इसीलिए ना कि उन्होंने हमारा कल्चर, हमारी रवायात, उसकी पासदारी नहीं की। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का, आपका जिस्म आपकी मर्जी, आप नंगे फिरेंगे। यानी लोग ऐसा कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अगर पर्दे का कहा है तो पर्दे का मतलब सिर्फ कपड़े हैं। अब औरतें एतराज कर रही हैं, जी हम क्यों कपड़े पहने? भाई ना पहनो, जाओ फिरो, पता भी चल जाएगा आपको। बात यह है कि पर्दे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कपड़ों के अंदर ढक दिया जाए। वो बेहयाई से रोकने की बात कर रहा है आपका प्राइम मिनिस्टर। आपको अजीब इसलिए लग रहा है कि इससे पहले कभी किसी ने की नहीं। अब पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा ऐसा अजीबोगरीब किस्म का हो रहा है। ये मांगते मादर पिदर किस्म की ऐसी आज़ादी जो पाकिस्तानी मुआशरे और हमारे दीन के खिलाफ है। यानी पाकिस्तान जिंदाबाद, इन्होंने भी एक नारा इजाद किया थोड़ी देर पहले, मैं देख रहा था ट्विटर पे। पाकिस्तान जिंदाबाद पहले था और अब है पाकिस्तान से जिंदा भाग। यानी ये औरतें नारा लगा रही हैं कुछ खास कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। कहां भागना है? अमेरिका में? कहां भागना है? बरतानिया में? कहां भागना है आपने? साउथ अफ्रीका में? इंडिया में? कहां भागना है? ये जिन मुल्कों पे मैं नाम ले रहा हूं ना, वहां पे रेप्स की तादाद पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। ये जिन मुल्कों के मैं नाम ले रहा हूं ना, वहां पे औरतों के साथ जिनसी, जिस्मानी और ज़हनी ज़ियादतों की तादाद पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज्यादा है। और वो डाटा मैंने आपके सामने रखा है, वेरीफाइड डाटा है, बैनुल अक़वामी इदारों की रिपोर्टें हैं। वहां पे बहुत ज्यादा हालात खराब हैं। वहां पे भाग कर जाना, पाकिस्तान से जिंदा भाग, वहां पे भाग के जाना चाहते हैं। जिस नूर मुकद्दम का आप मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको पता है कि उसके और उसकी वालिद के साथ गुज़िश्ता 6 महीनों में कितनी मरतबा राब्ता हुआ? उसके वालिद ने उसको 8 मरतबा मैसेज किया और उसने सिर्फ 3 दफा जवाब दिया अपने वालिद को। यह तो कनेक्टिविटी थी। लेकिन आपको पता है कि नूर मुकद्दम का जिस बंदे ने उसका गला उतारा, उसको कत्ल किया है, उसके साथ कितनी दफा राब्ता हुआ है? जाहिर के साथ नूर मुकद्दम के सैकड़ों राब्ते हैं 6 महीने में। अपने वालिद के साथ 3 राब्ते हैं। ये क्या है? यानी कनेक्टिविटी जिधर होनी चाहिए थी उधर नहीं है, जिधर नहीं बनती उधर है। यानी इस्लाम आपको बताता है ना कि आप ऐसा ना करें, ये गुनाह है। कोई नामहरम का कॉन्सेप्ट आपको देता है, आपकी सोसाइटी आपको इसकी इजाजत नहीं देती, फिर आप वही कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजों के नताइज ऐसे होते हैं। हम पहले आपको खबरदार कर रहे हैं, इस्लाम में आपको खबरदार किया गया है, आपका मुआशरा आपको खबरदार करता है, आपके बड़े बुजुर्ग आपको समझाते हैं, लेकिन पता नहीं आपको क्या चाहिए। अब ये पाकिस्तान के खिलाफ एक
अजीब प्रोपेगेंडा। उन्होंने कहा जी कि हम इस दफ़ा यौम आज़ादी नहीं मनाएंगे। ना मनाओ भाई, खुद ही मना लेंगे हम। पाकिस्तान की 99.9% औरतें खुद मना लेंगी यौम आज़ादी। हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी माएँ सब यौम आज़ादी मना रहे होंगे, चंद 400-500 औरतों को छोड़ के। नहीं मनाना चाहती ना मनाए। एक झंडा भी उन्होंने एक निकाल दिया पिंक कलर का, और वो अजीब किस्म का। यानी समझ से बाहर है ये प्रोपेगेंडा इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हो रहा है। और ये प्रोपेगेंडा उस वक्त हो रहा है जब ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाकिस्तान के खिलाफ औरतों पर तशद्दुद को एक खामोश वबा की तरह फैलता हुआ करार दिया है। देखें, मैं ये कह रहा हूं कि औरतों पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, ये इस्लाम में भी मना है। मैं ये कह रहा हूं कि उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए, ये इस्लाम में भी मना है। मैं ये कह रहा हूं कि उनको इज्जत, एहतराम और हुकूक मिलने चाहिए, ये इस्लाम के अंदर बाकायदा पाबंदी इस बात की है, हमें पाबंद किया गया है। लेकिन साथ ही साथ ये जो प्रोपेगेंडा करने वाले इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच, ये अमेरिका के बारे में क्यों नहीं कह रहे, यूरोप के बारे में क्यों नहीं कह रहे, इंडिया के बारे में क्यों नहीं कह रहे, साउथ अफ्रीका के बारे में क्यों नहीं कह रहे, फ्रांस के बारे में क्यों नहीं कह रहे, पाकिस्तान के बारे में क्यों कह रहे हैं? टेक्निकली समझें आप, ये इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा और इस वक्त ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ मुड़ेगा। हालांकि डाटा इकट्ठा करें तो वहां बहुत बुरे हालात हैं, यहां बहुत कम, लेकिन इसके बावजूद उंगलियां हमारी तरफ उठाई जाएंगी क्योंकि इस वक्त बदनाम हमें करना है, टारगेट हमें करना है। और हमारे यहाँ पे कुछ लंडे के तजियाकार जो हैं और कुछ इस तरह के अजीबोगरीब किस्म के लोग जो काठे अंग्रेज हैं, जो बाहर से पता नहीं क्या गिटपिट करके आ जाते हैं, उनके साथ वो यहाँ पे आके अब अजीबोगरीब किस्म के ट्रेंड जनरेट कर रहे हैं। तो ये एक चपेड़ है और एक बड़ा सीधा सीधा जवाब है जो सदफ कमल ने दिया है। और इस लेवल के ऊपर इतनी बोल्ड ज़िंदगी गुजारने वाली खातून का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर इतना क्लियर है तो मेरे ख्याल में ये भी एक अछूती बात है। अब मौजूदा हुकूमत ने किया क्या है, ज़रा इस पर गौर कर लें। एक तो हरासमेंट के ऊपर सख्त तरीन कवानीन बना दिए जो माजी में कभी नहीं बने थे। जायदाद में हिस्से के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और कवानीन के अंदर पाबंद किया गया है। ज़ैनब अलर्ट बिल को आप पढ़ लें तो आप हिल कर रह जाएंगे कि अगर अब औरत के साथ कोई ज़्यादती करे या उसके साथ कोई इस किस्म की हरकत करने की कोशिश करे तो उसको किस अंजाम से गुजरना पड़ेगा। कवानीन की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सख्ती कर दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अभी ये फैसला दिया है कि जायदाद की तकसीम ही नहीं होगी जब तक कि खातून को इसका हिस्सा नहीं मिल जाएगा। अब ये कितना अच्छा काम पाकिस्तान में हो रहा है और इसकी गारंटी इस्लाम देता है, हमारा मुआशरा देता है। इससे कट के, इससे अलग होके हम जड़ कटे हो जाएंगे, हम अजीब किस्म के लोग होंगे। यानी वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, हमारे साथ ये हो जाएगा। तो ये जो खूनी लिबरल्स हैं ये तो चले जाएंगे अपने अपने मुल्कों में दाना चुग के, ये तो वहां जाके बैठ जाएंगे, ये दिल से तस्लीम कर चुके हैं ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। अपने अपने मुआशरे में जाके अपनी अपनी एक घिसी पिटी ज़िंदगी ये गुजारेंगे, लेकिन हमारे मुआशरे को तबाह कर जाएंगे। तो फॉर गॉड सेक इनके प्रोपेगेंडे में ना आए और इनको जवाब देना आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ इसके लिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।